हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन की उपस्थिति के बारे में। जानेंगे इसके पहलुओं के बारे में, इस चीन की उपस्थिति के कारण वहाँ पर क्या 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 वहाँ पर बदलाव आए हैं, चीन की उपस्थिति का असर क्या हो रहा है, भारत पर असर क्या है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या असर है और अमेरिका और यूरोपीय देशों पर इसका क्या क्या प्रतिक्रिया है वगैरह, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हमारे इस टॉपिक की ओर और देखते हैं कि आखिर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन की उपस्थिति क्यों बढ़ रही है और उसके प्रभाव क्या दिख रहे हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों? चर्चा में है ये क्योंकि हाल ही में पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन यानी कि चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसी के कारण ये चर्चा में रहा है और इसके यूपीएससी मेंस 2022 करंट अफेयर के से आने का चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। यह पहली बार है जब चीन का लक्ष्य सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना है। इथियोपिया में आयोजित सम्मेलन में हॉर्न के निम्नलिखित देशों यानी कि जो हॉर्न कंट्रीज है इसमें और कंट्रीज के आसपास के जो एरिया हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जो जो देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे उनके नाम है केन्या है, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान और युगांडा के विदेश मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई थी। प्रमुख बिंदु जो है इसके प्रमुख बिंदु हॉर्न ऑफ अफ्रीका सम्मेलन में जो हुआ था उसके प्रमुख बिंदु क्या है यह भी जान लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपको पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है, यानी कि हम मैप से देख सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका पूरा अफ्रीकी महाद्वीप है दोस्तों। ये अफ्रीकी महाद्वीप और ये पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक प्रायद्वीप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीप। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ भाग है पूरा, जैसे इंडियन पेनिनसुला है भारतीय प्रायद्वीप, उसी प्रकार से यह भी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया है इसके अंदर। इसके मुख्य रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, उनमें से एक इरिट्रिया है, इथियोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है। यह मुख्य रूप से यह 4 देश ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। इसके अलावा सूडान वगैरह इनके कंट्री से नेबर कंट्री से इनके लगे हुए देश हैं पास में। बढ़ते हैं आगे। अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी कि विश्व का यह चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो कि अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है। लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है तथा गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। देख सकते हैं आप यह लाल सागर से, ये देख सकते हैं आप रेड सी से लगा हुआ देश है। ये लाल सागर से ये जिबूती वगैरह आप देख सकते हैं, इरिट्रिया, और ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन आ गया यहाँ पर आपका, नीचे इंडियन ओशन आ गया है और ऊपर से एक खाड़ी वगैरह लगे हुए हैं इससे। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है, यानी कि जो हॉर्न क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में है, लगभग बीच में है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये मैप में, हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसमें कुछ मैप वगैरह में फिल कर लेते हैं कि अगर यह भी आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से फिल कर पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अदन की खाड़ी है, या गल्फ ऑफ अदन है। इन दोनों को लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है बाबुल मंदिर, और ये बाबुल मंदिर संधि कहलाती है। यह अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है और इसी के ऊपर आ गई है हमारी स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली भी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि इथियोपिया और केन्या तक फैली हुई है। और यहीं पर मैप्स और देख लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारे ज्योग्राफी का लोकेशन भी हमको पता चल जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आप जैसे कि
पूछ सकते हैं आपसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया, तो उसमें भी आप बता सकते हैं जो हमारा ये ग्रीन कलर का एरिया है पूरा, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये ग्रीन कलर का एरिया आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो ये ब्लू कलर का है ये ईस्ट अफ्रीका कोस्टल फॉरेस्ट है। जो आपको एक ग्रीन ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये है यहाँ पर। इसी के अलावा ये सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल है। और ये यहाँ पर जो नाइजर, माली, चाड और इसमें फैला हुआ है इसके नीचे तक थोड़ा, ये है हमारा साहिल क्षेत्र। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हॉर्न में इथोपियाई पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया और सोमालियाई तटों के ऊंचे इलाकों के जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल है। यानी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया है, इसी में इथोपियाई पठार है, ओगाडेन रेगिस्तान भी है, इरिट्रिया और सोमालिया तटों के ऊंचे इलाकों के जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल है। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। यानी कि जो जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और ये सोमालिया है, इसको दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे। इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है। यानी कि जो अफ्रीकी ये देश है, इन्होंने इन साम्राज्यवाद का सामना किया हुआ है। पहले जो साम्राज्यवाद था उसका सामना किया है, फिर ना वो उपनिवेशवाद का सामना किया है जो कि ब्रिटेन वगैरह से के द्वारा किया गया था। फिर शीत युद्ध का सामना किया है, शीत युद्ध के प्रभाव भी यहाँ पर देखे गए हैं। जातीय संघर्ष देखे गए हैं यहाँ पर, अंतर अफ्रीकी संघर्ष भी देखे गए हैं, अफ्रीकी गुटों के अंदर संघर्ष। यहाँ पर गरीबी है, गरीबी देखी गई थी, जिसके अभी भी अधिकांश गरीब देशों में अफ्रीका के देश शामिल ज्यादा हैं। और बीमारी भी अफ्रीका में आप देखते ही हैं, बहुत सारी बीमारियां फैली रहती है। अभी कोरोना वायरस में भी अफ्रीकी देशों को अधिकांश देशों को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ी थी, जिसमें चीन ने अफ्रीकी देशों को भी बहुत टीके सप्लाई किए थे और भारत ने भी किए थे। चीन की हालिया परियोजना क्या है अफ्रीकी देशों में, इसको जानते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में चीन ने अफ्रीका में अपने 3 उद्देश्यों पर जोर दिया, जिनमें शामिल है, यानी कि जो 3 उद्देश्य जो है चीन के, उनमें जो शामिल है वो है महामारी को नियंत्रित करना जनवरी 2022 से। इसके अधिकांश ये लक्ष्यों में यह है महामारी को नियंत्रित करना, चीन अफ्रीका सहयोग मंच यानी फोकेक FOCAC, चीन अफ्रीका सहयोग मंच के परिणामों को लागू करना। जो परिणाम इन्होंने सोचे थे, जो इनके सहयोग से हुए थे, उन परिणामों को लागू करना, उनको परिणामों को लाना। और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना। इस प्रकार वर्ष 2021 में फोरम में हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया, जिसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। जो 2021 में फोरम हुआ, फिर जिसमें हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया था, इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था। 4 प्रस्ताव क्या थे ये देख लेते दोस्तों। पहला प्रस्ताव था डकार एक्शन प्लान। दोनों पक्ष चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास की सहायता की सराहना करते हुए मानते हैं कि फोरम ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले 21 वर्षों में चीन एवं अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास को दृढ़ता से बढ़ावा दिया है तथा अफ्रीका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मानक को स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें चीन अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035 या 2035। यह मध्य और दीर्घकालिक सहयोग के निर्देशों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा चीन व अफ्रीका के साझा भविष्य के साथ करीबी संबंध को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। जो चीन अफ्रीका कोऑपरेशन विजन है 2035, इसका यह उद्देश्य था कि यह मध्य और दीर्घकालिक सहयोग यानी कि सहयोग के निर्देशों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करे। यानी कि इसके जो उद्देश्य थे वो मध्य थे ये और दीर्घकालिक भी थे। और चीन और अफ्रीका के भविष्य को साझा यानी कि एक साथ करीबी संबंध को बढ़ावा, अफ्रीका को भविष्य को अच्छा बनाना और संबंध और एक दूसरे देश के साथ संबंध बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। और भविष्य है उसको साझा एक साथ मिलकर अच्छा बनाया जाए, यह भी इसका उद्देश्य था। जलवायु परिवर्तन जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा जलवायु परिवर्तन पर चीन अफ्रीकी घोषणा। इस प्रकार
इसका उद्देश्य जलवायु पर बहुपक्षीय प्रक्रिया में समन्वय और सहयोग बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त रूप से चीन, अफ्रीका तथा अन्य विकासशील देशों के वैध अधिकारों व हितों की रक्षा करना है। यानी कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसका मतलब यह है कि जलवायु है उस पर एक साथ मतलब समन्वय यानी कि उनको कोऑपरेशन करके सहयोग बढ़ाना है, एक दूसरे का हेल्प करनी है और संयुक्त रूप से यानी कि कंबाइन होके एक दूसरे से मिलकर चीन, अफ्रीका तथा अन्य विकासशील देशों के जो वैध अधिकार और हित है उसकी रक्षा भी करना है। जलवायु से संबंधित अधिकार है जो उनके ऊपर उनके भविष्य को लेकर जो उनकी जलवायु और इससे उनके जो अधिकार है वो इन सभी की रक्षा करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा चौथा पॉइंट है FOCAC फोकैक के 8वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की घोषणा। थीम के तहत चीन अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना और नए युग में एक साझा भविष्य के साथ चीन अफ्रीका समुदाय के निर्माण के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी कि जो इसकी थीम थी वह है कि चीन अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना है। तो चीन अफ्रीका की का गठजोड़ है उसको मजबूत करना है, दोनों को संबंध मजबूत बनाना है और जो नया युग है में एक साझा भविष्य यानी कि एक मिलते जुलते एक दोनों का साझा भविष्य के साथ चीन अफ्रीका समुदाय जो चीन अफ्रीकी समुदाय के निर्माण के लिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकास को करना है। साथ ही FOCAC के विकास एवं चीन अफ्रीका व्यापक रणनीति व सहकारी साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता है। यानी कि जो इनकी रणनीति की साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी है, इसको व्यापक रूप देना है और सहकारी साझेदारी और इन सभी को मिलकर इनको इन सभी को सुदृढ़ बनाना है। दोनों ने FOCAC के 8वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की डकार घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया। यानी कि जो डकार घोषणा हुई थी डकार में उसको सर्वसम्मति से इन्होंने बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जानते हैं कुछ इस डकार मीटिंग के बारे में, डकार घोषणा के बारे में जानते हैं कुछ और बातें। दोनों ने FOCAC के 8वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की डकार घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया। यानी कि जो डकार में घोषणाएं हुई थी डकार शहर में वह सर्वसम्मति से अपनाया गया। जान आप अगर यहाँ सोच रहे हो कि डकार क्या है, तो डकार शहर है जो सेनेगल की राजधानी है। ये रहा दोस्तों डकार, मैंने मैप ओपन कर दिया है। डकार जो सेनेगल की राजधानी है आप देख सकते हैं। डकार इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल इन वेस्ट अफ्रीका, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में जो सेनेगल है उसकी राजधानी है। इट इज एन अटलांटिक पोर्ट ऑन द केप वर्ड पेनिनसुला, यानी केप वर्ड पेनिनसुला है उसका एक अटलांटिक सागर में पोर्ट है। ट्रेडिशनल मेडिना क्वार्टर इज होम टू द गार्डने मॉस्के। और ठीक है, ये हमारी ज़्यादा इसका नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये सेनेगल है दोस्तों, यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा। और ये यहाँ पर ये डकार क्षेत्र, ये डकार देख सकते हैं, लोमन आर्ट हाउस, आर्ट गैलरी वगैरह। और ये हमारा डकार है जहाँ पर ये मीटिंग संपन्न हुई थी 2021 में नवंबर महीने में संपन्न हुई थी। और उसके घोषणाओं को लेकर जो अभी चर्चा में रही है इसी। उसके बाद FOCAC और के ढांचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देता है। यानी कि चीन इसमें अपना निवेश करेगा और चीन उसके FOCAC में जो फॉरेन के देश है उसके आसपास के देश है उनके ढांचागत जो सामाजिक विकास में चीन उसमें निवेश करेगा और उनको बढ़ावा देगा। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने इथियोपिया और युगांडा को 3 लाख से अधिक टीके तथा केन्या एवं सोमालिया को 2 लाख टीके दान किए। यानी कोविड-19 की महामारी के दौरान है जो चीन ने ये इनके समझौते हुए थे उसके तहत भी और अपने निवेश के तहत भी 3 लाख से अधिक टीके इथियोपिया और युगांडा को, तो केन्या और सोमालिया को 2 लाख से अधिक से टीके दान दिए। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी से सूडान व इरिट्रिया को फायदा हुआ। यानी कि जो चीन ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई और जो वैक्सीन या टीके दान दिए हैं उससे सूडान और इरिट्रिया को फायदा हुआ है। इस क्षेत्र में चीन की प्राथमिक हित
अब जानते हैं क्षेत्र में चीन के प्राथमिक हित क्या है, क्यों वह इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है, क्यों अफ्रीकी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है, और क्यों उनके साथ मीटिंग और हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देशों व अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी चीन जो अपनी अपनी करीबी और उसको बढ़ा रहा है, उसके कारण क्या है। तो उन सभी कारण हम जानते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्य कारण तो है अवसंरचना, यानी कि उस क्षेत्र की संरचना किस प्रकार की है, उस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति, उसके भौगोलिक फायदे क्या है, उसका भी एक अपना अलग ही फायदा है। तो उसको देखकर भी चीन यहाँ पर अपने प्राथमिक हितों को देख रहा है, और वह अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निवेश कर रहा है, और यहाँ पर अपने अपनी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अदिश अबाबा में चीन की एक ऐतिहासिक परियोजना द्वारा 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद से अफ्रीकी संघ मुख्यालय को पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया गया। यानी कि जो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है अदिश अबाबा में, चीन की उसमें ऐतिहासिक परियोजना है, और उसमें उसने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है और उसको वित्त पोषित किया है पूरी तरीके से। अफ्रीका में शांति की दिशा में चीन का कदम उसके अहस्तक्षेप के सिद्धांत में बदलाव का संकेत देता है। इस प्रकार यहाँ पर ये चीन की हम बातें हुई है, चीन की जो हमने बारे में जाना कि चीन के सिद्धांत से हट गया है या नहीं, तो उसका ये जो कदम है उसका चीन का शांति की दिशा में अफ्रीका में शांति को बढ़ावा देना, तो ये उसके हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है उसमें बदलाव हो रहा है, उसका संकेत देता है। चीन ने इस बात का संकेत दिया है कि महाद्वीप में उसकी उपस्थिति एक बड़ा उद्देश्य है, यानी कि उसका उद्देश्य महाद्वीप में बहुत बड़ा है। इसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक ही सीमित होने की संभावना नहीं है, यानी कि जो उसका उद्देश्य है वो सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, वो पूरे महाद्वीप पर या महाद्वीप के बहुत बड़े एरिया पर अपना जो प्रभाव है या जो अपना प्रभाव बनाना चाहता है। इसमें खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देना शामिल है। यानी कि खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना चाहता है, क्या चीन पेश करना चाहता है। इसके अलावा हाल के घटनाक्रमों का अर्थ है कि चीन लंबे समय से महाद्वीप में बहुआयामी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, यानी कि जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ है उसके विकास हुए हैं, उसने जो अपने पैसे को निवेश किया है इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अन्य कंट्रीज, और उसके अलावा भी दूसरे देशों के साथ जो उसके संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, उस पर भी उससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुआयामी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और उसके जो लक्ष्य हैं वो सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भी बाहर के हैं और सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में चीन की उपस्थिति यूरोपीय शक्तियों का एक विकल्प है, जिनमें से कई को अफ्रीकी सरकारों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां हैं जिनका अफ्रीकी सरकारें आलोचना करती रहती है, और चीन की उपस्थिति उन्हीं शक्तियों का एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। इसके अलावा वे अफ्रीकी सरकारें जो लोकतंत्र के मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ बेहतर समन्वय रखती है। यानी कि चीन और रूस जो खुद भी एक लोकतांत्रिक शक्तियां नहीं है, वह उन उन अफ्रीकी देशों में जो कि खुद लोकतांत्रिक नहीं है उनके साथ अच्छा समन्वय रख सकती है। भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्व क्या है? चलिए दोस्तों फिर देखते हैं इसी को। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कि भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्व क्या है। अफ्रीका में बढ़ती दिलचस्पी, यानी कि भारत की भी अफ्रीका में दिलचस्पी बढ़ रही है। भारत की नहीं, बहुत से देशों की भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ रही है। अफ्रीका में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है। यानी कि वहाँ पर जो राजनीतिक कारणों की वजह से आर्थिक क्षेत्र है वो, और वहाँ से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस कारण भी सुरक्षा कारणों से भी हमारी दिलचस्पी और हमारे देश भारत की दिलचस्पी उसमें बढ़ रही है। विशेष रूप से उप क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यानी कि हमारा दिलचस्पी अफ्रीकी क्षेत्र में है, और विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी है, क्योंकि यहाँ से व्यापारिक रूट भी है। ये व्यापारिक जिस कारण से भी है, तेल उत्पादक क्षेत्र से निकटता भी है इसकी, और स्वेज नहर से होते हुए या व्यापार का बहुत अच्छा और सीधा और
मार्ग रहता है, इसके कारण भी हमारा विशेष रूप से इसमें दिलचस्पी है। जानते हैं इसके कारण क्या है दिलचस्पी होने के भारत के? तो इसमें है तेल उत्पादक क्षेत्र से निकटता, पहला कारण। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य पूर्व के तेल उत्पादक क्षेत्र के निकट है। यानी कि जो मध्य पूर्व का तेल उत्पादक क्षेत्र है ये उससे निकट है। इराक, ईरान, सऊदी अरब यह उससे भी पास में है, और इसी से जो नहर होते जा नहरें हैं, नहर जो कि संधियां हैं जिसके जो हमारे समुद्री रास्ते हैं वो इससे होकर जाते हैं, इसी इसी के तटों से होकर जाते हैं। तो उस कारण से भी हमारे से महत्वपूर्ण यह महत्वपूर्ण हमारा बहुत जिसके कारण भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य पूर्व में उत्पादित तेल का लगभग 40% लाल सागर की शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। जैसा कि हमने मैप में देखा था लाल सागर, उसी की शिपिंग से होकर यहाँ पर फिर से हम जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं लाल सागर। ये आप देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ अदन है दोस्तों, ये बाबुल मंदिर की संधि है यहाँ पर, और इसी से ऊपर जाएंगे तो ये है हमारा लाल सागर। मध्य पूर्व में उत्पादित तेल का लगभग 40% लाल सागर की शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। देखते हैं दोस्तों लाल सागर के बारे में। ये है भूमध्य सागर, ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा हिंद महासागर। ये देख सकते हैं दोस्तों आप हिंद महासागर, ये भारत हिंद महासागर, ये गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है ये लाल सागर हमारा, और ये बाबुल मंदिर की संधि जो कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहीं से होकर ये हम अदन की खाड़ी और ये दोनों जोड़ती है, और यूरोप और अफ्रीका के को अलग अलग करती है। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा लाल सागर है, और यहाँ पर यह हमारी स्वेज नहर। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है दोस्तों, महत्वपूर्ण नहर है, और यह स्वेज नहर जोड़ती है हमारे भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसी से हम लाल सागर से होते हुए यह जिब्राल्टर संधि से होते हुए अटलांटिक सागर से मिलती है। जो जिब्राल्टर संधि है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर संधि अलग करती है, किसको अलग करती है? अफ्रीका को अलग करती है, यूरोप से अलग करती है। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार जिब्राल्टर संधि से होते भूमध्य सागर से स्वेज नहर से लाल सागर, और लाल सागर से बाबुल मंदिर से होते हुए गल्फ अदन अदन की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण रूट है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। और वही आगे हम देखने वाले दोस्तों शिपिंग रूट के बारे में। शिपिंग रूट ये देख सकते हैं दोस्तों आप, शिपिंग रूट यहाँ पर, शिपिंग रूट जो है दोस्तों यहाँ पर आप शिपिंग रूट जिबूती शिपिंग रूट का मुख्य बिंदु है। यानी कि दोस्तों जो जिबूती है, जो आप देख सकते हैं जिबूती है यहाँ पर, ये जिबूती यह इस शिपिंग रूट का मुख्य बिंदु है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों का जिबूती में सैन्य अड्डा है। यानी कि जो जिबूती है यहाँ पर, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फ्रांस का है, चीन का है, इन सभी का सैन्य अड्डा है। बढ़ते आगे। भारत के आर्थिक विकास के लिए संचार की नई समुद्री लाइनों पर निर्भरता के साथ दिल्ली ने घोषणा किया कि उसके राष्ट्रीय हित अब उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अदन से मलक्का तक विस्तृत है। यानी कि अदन की खाड़ी से मलक्का स्ट्रीट तक हमारे राष्ट्रीय हित है। यानी कि जो ये सिर्फ हमारे उपमहाद्वीप तक ही हमारे अधिकार सीमित नहीं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारे संचार के माध्यम को समुद्री लाइनों में जो हमारे संचार के माध्यम उस पर भी हम इन चीज़ों से बहुत निर्भर करते हैं, इसलिए ये हमारे हित में आता है। और अब इनको हमें इसको विकास करना है, और इसको आर्थिक विकास के लिए इन चीज़ों का हमारे आर्थिक विकास के लिए इन चीज़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस और इनका योगदान रहेगा, इसलिए हमें इनके प्रति सजग रहना होगा। ये हमारे अदन की खाड़ी दोस्तों, और यहीं से है हमारे भारत और मलक्का स्ट्रीट दोस्तों, पता ही होगा आपको।
हमारी मलक्का स्टेट ये यहाँ पर है, मलक्का स्टेट देख सकते हैं दोस्तों आप सभी। महासागर तरफ जाने का एक ये रास्ता है, इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक व्यापारिक रूट है। भारत के आर्थिक विकास के लिए संचार की नई समुद्री लाइनों पर ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चीन की मौजूदगी पर भारत की चिंता। अब चीन की मौजूदगी जो बन रही है हर जगह, उस पर हम भारत की चिंता किस प्रकार से है, इसको हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों, व्याख्या करते हैं इसकी। हिंद महासागर में प्रभुत्व, यानी कि जो हिंद महासागर है में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसको लेकर भारत की चिंताएं हैं। किस प्रकार है इसको हम जानते हैं। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित जिबूती चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मर से एक बना सकता है, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से जिबूती के साथ चीन एक मरम बना सकता है, एवं बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारत के सैन्य गठजोड़ व संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। यानी कि जो इसका प्रभुत्व बढ़ रहा है चीन का हिंद सागर में, ये बढ़ाना चाहता है उत्तर पश्चिम किनारों पर, इससे भारत बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में एक सैन्य गठजोड़ जो है और संपत्ति जो है इनके इस हिंद महासागर में, ये उसके लिए खतरा बन सकता है। चीन ने हिंद महासागर में गतिविधियां तेज कर दी है, जिससे हाल के दिनों में समुद्री डकैती रोधी गश्त और नेविगेशन की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। यानी कि जो चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी गश्त बढ़ा रहा है और नेविगेशन की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र को भारत भी बताना चाहता है कि ये क्षेत्र हमारा है, इसलिए हम समुद्री डकैती रोधी गश्तों और इन सब का सहारा लेते हुए चीन को हमारे क्षेत्र का बारे में भारतीय नौसेना बता रही है। इसने भारतीय नौसेना को सामरिक जल की निगरानी कड़ी करने के लिए भी मजबूर किया है, यानी कि जो भारतीय नौसेना है उसको भी अलर्ट और निगरानी सही कड़ी करने के लिए भी मजबूर किया है, ताकि चीन घुसपैठ वगैरह नहीं कर सके। चीन की महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर नियंत्रण करने की इच्छा। जैसे कि आप जानते ही होंगे दोस्तों, चीन बहुत सारे मार्गों पर चीन जो है वो साम्राज्यवादी रवैया रखता है और वो अपने विस्तार को बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार उसकी कुछ नौवहन मार्गों पर भी नियंत्रण करने की इच्छा है, जैसे कि हिंद महासागर शिपिंग लेन दुनिया के 80% तेल और वैश्विक थोक कार्गो का एक तिहाई, यानी कि जो तेल का लेन देन है उसका 80% है और जो थोक कार्गो है उसका एक तिहाई हिंद महासागर से होकर जाता है। चीन महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के साथ अपनी ऊर्जा एवं व्यापार परिवहन लिंक को सुरक्षित करना चाहता है, यानी कि चीन इन मार्गों पर नियंत्रण कर उसके ऊर्जा है और व्यापार परिवहन है उसको लिंक को जो है उसको सुरक्षित करना चाहता है। हिंद महासागर के देशों को प्रभावित करना। हिंद महासागर वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने वाले देशों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी उभर रहा है। चीन बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसी परियोजनाओं में निवेश करके हिंद महासागर के देशों में सद्भावना व प्रभाव पैदा करना चाहता है। जैसे कि आपने देखा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ऐसे कुछ कार्यक्रमों के हिसाब से और उनमें पैसा निवेश करके, उन देशों में पैसा निवेश करके उनके ढांचों को मजबूत बना के चीन उन देशों में सामने अपनी छवि सद्भावना वाली और एक नैतिक छवि पैदा करना चाहता है, ताकि वो अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। चीन जो है वो अपनी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार भी करना चाहता है। जैसे कि आप आए दिन खबरों में पढ़ते रहते होंगे कि वहां पर से चीन अब आज यहाँ पर से घुसपैठ करने, अपनी चीनी सेना यहाँ से आज ये कर रही है, चीनी सेना वहां से वो कर रही है। तो ये आए दिन वो अपने विस्तार करना चाहता है और विभिन्न देशों के साथ अपनी मीटिंग्स और उनको लोन, उनको कर्ज ये सब देकर अपने अधीन करना चाहता है। जैसे कि आपने देखा ही श्रीलंका को किस प्रकार से चीन ने के बंदरगाह को उसने कर्ज पर ले लिया है, ताकि वो कर्ज चुका ना पाए, इसलिए उसने जो बंदरगाह था श्रीलंका को अपना वो बंदरगाह चीन को देना पड़ा। अन्य बुनियादी ढांचे का इस प्रकार से चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बंदरगाहों तथा अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से विस्तार। एक नया रेशम मार्ग बनाने के लिए चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड पहल में हिंद महासागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि इसी से होकर उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का आधा कार्यक्रम इसी से होकर जाता है। भारत ने OBOR से स्वयं को दूर रखा, यानी भारत ने कहा है
कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, इसलिए वो भारत उसमें को दूर रख रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि चीन की इसके पीछे मंशा क्या है, वो क्या करना चाहता है। इस कारण से भारत उसके इस मंशे से और इसके इन इन सभी हथकंडों से दूर है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसका भारत की सुरक्षा और कल्याण पर सीधा असर पड़ता है। जो आगे की राह है उसमें यही है, इसलिए भारत को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद परिस्थितियों एवं शक्ति की गतिशीलता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि वहां पर जो शक्तियों वगैरह में जो ये आ रहा है और चीन का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, उस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। उसको अपने लक्ष्यों को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भी वहां पर अपनी मित्रता और अपने संबंध बढ़ाने चाहिए। भारत को इस जटिल समस्या को लेकर पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीकी संघ तथा अन्य संबंधित सरकारों के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, ताकि वह इसके समाधान में सार्थक योगदान दे सके। इस प्रकार भारत को ये समस्या बढ़ती जा रही, चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में उसका बढ़ता प्रभुत्व, इस प्रकार और जो समस्या आगे आ सकती है उन सभी को लेकर इन सभी से एक गंभीर चर्चा करनी चाहिए, ताकि वो इसका समाधान निकाल सके और आने वाली समस्या को अभी से भाप कर उसकी सही से तैयारी कर सके। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा किस प्रकार चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है हिंद महासागर के रास्ते होते हुए। यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भारत में इसके क्या महत्व है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, और चीन के बढ़ते प्रभुत्व से भारत को क्या समस्याएं आ सकती है, चीन अपना प्रभुत्व क्यों बढ़ा रहा है। इस प्रकार हमने इस पूरे टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पर आप देखिए ये सहारा मरुस्थल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सहारा मरुस्थल ये पूरा, और इसी सहारा का ये जो फैला हुआ भाग है, जो सहारा का जो मार्चिंग है, यानी कि सहारा जो आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, यहाँ पर ये जो बढ़ रहा है धीरे धीरे दोस्तों सहारा इधर, ये सहारा का, इसको सहारा की मार्चिंग बोलते हैं या फिर सहारा मरुस्थल का फैलना। और इसी के साथ हम आगे ऊपर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एटलस माउंटेन, जो ऊपरी भाग में इसके उत्तर पश्चिम भाग में ये एटलस माउंटेन ऊपर स्थित है दोस्तों। और इसी के नीचे पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, वो यहीं पर स्थित है दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या हम मैप में जो हमारे मैप में पूछे जा सकते हैं, उसमें से है कालाहारी डेजर्ट, जो कि यहाँ पर है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कालाहारी डेजर्ट है दोस्तों। कालाहारी डेजर्ट है, ये यहाँ पर स्थित है इसके पश्चिमी भाग में। इसके अलावा जो कि माउंट किलिमंजारो यहाँ पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की ऊंची चोटी एक, वो यहाँ पर स्थित है। इसी के अलावा और कुछ भाग और कुछ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लगभग यही दोस्तों है जो अधिकांशतः परीक्षा में और एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।